वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मेधा कड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 विज्ञान विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसको हम विस्तार से देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सभी को ध्यान से देखेंगे और हम समझेंगे कि आखिरकार इनको किस गहराई तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं विज्ञान का जो 60 नंबर का कंटेंट आता है उस पर बात करूँगा। यदि आपको पूरा देखना है, सीडीपी भी देखना है, भाषा 1 और भाषा 2 भी आपको देखना है, तो मैंने गणित के पाठ्यक्रम में उनको वहाँ पे बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वाली लिंक भी दे दी है, आप चाहें तो उसको भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपकी सीडीपी कवर हो जाएगी, हिंदी और आपकी द्वितीय भाषा में आप इंग्लिश या फिर आप संस्कृत लें, जो भी। तो 90 नंबर का कंटेंट मैंने गणित के साथ ही बता दिया है। यहाँ पर आपका 60 अंक का बताया जा रहा है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये जो विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज परचेस कर ली है उनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ऐड कर दिया गया है और कंटेंट भी वहाँ पे सेंड कर रहे हैं। जो विद्यार्थी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी और इसके संबंध में हमने एक वीडियो भी बना दी है। डिटेल्ड टेस्ट सीरीज कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे व्हाट्सअप टेलीग्राम पे ऐड होना है, वो सारी जानकारी आप उस वीडियो को देखेंगे तो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके बारे में जानकारी दे दी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के पूरे होने के बाद में। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। और सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ टेलीग्राम चैनल है। 5600 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अभी यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ऐड हैं। यहाँ पर क्विज़ वगैरह की जाती हैं वर्ग 1, 2, वर्ग 3 के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस या जो सर्कुलर्स आपके जारी होते हैं समय समय पर, मतलब एमपी गवर्नमेंट के थ्रू या ईएसबी के थ्रू, अब तो ईएसबी नाम हो गया उसका, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो जो भी सर्कुलर्स आते हैं वो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है और यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज भी शेयर की जाती हैं कैसे आपको तैयारी करना है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही शानदार तरीके में आज हम समझने वाले हैं विज्ञान के पाठ्यक्रम को। एक एक करके समझेंगे। विज्ञान साइंस आपकी 60 अंक की आती है। कंटेंट की बात करें हम तो 45 नंबर का आपका कंटेंट आ जाता है और जो विज्ञान की जो सीडीपी होती है या जो बाल विकास होता है वो आपका 15 नंबर का आता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं इनको समझेंगे। हालांकि मैंने इस पर बहुत वीडियो डिटेल में बना दी है कि आपको विज्ञान कैसे पढ़ना है, कौन सी अप्रोच को अपनाना है, वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि विज्ञान विषय से वर्ग 2 की तैयारी कैसे करें। तो वो भी आपको मिल जाएगी, आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। पहला टॉपिक आपका आता है ब्रह्मांड। ये वाला टॉपिक आपका एनसीईआरटी से भी कवर हो जाता है और नहीं तो ये लुसेंट की एक बुक आती है जिसमें ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो ब्रह्मांड को बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बताया गया है। मापन अच्छे से करना पड़ेगा। ब्रह्मांड मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन। ये पदार्थ वाला चैप्टर आपका 9th में बहुत ही अच्छे से दिया गया है, 9th और 10th में। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ, धातु और अधातु, ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको मिलेगा 10th में। अणु, परमाणु, ये आपका 9th में मिल जाएगा। तत्व, यौगिक, और मैं एक काम करता हूँ दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ। ये आपका मैटर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो जाएंगी यहाँ पे। उनको उनके सेपरेशन की मेथड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मॉलिक्यूल एंड एटम, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। रासायनिक संकेत यानी केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं। सोडियम का Na होता है, कार्बन का C होता है, पोटेशियम का आपका K होता है, स्कैंडियम का Se होता है, आयरन का Fe। तो ये आपको आने चाहिए। और सूत्र एवं समीकरण, मतलब जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए। समीकरण को संतुलित करना, उनके सूत्र आपको आने चाहिए। अम्ल और क्षार यानी एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड उनके गुण, लवण एवं उनके गुण। इसके बाद आपका टॉपिक है भोजन एवं स्वास्थ्य, फूड एंड हेल्थ। ये आपका 9th में भी मिलेगा, 10th में भी आपको मिलेगा।
भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य, एनसीईआरटी करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। ये 9th में मिलेगा आपको, सजीव जगत। क्लासिफिकेशन, संरचना, जैविक प्रक्रियाएं, अनुकूलन और जैव उत्पत्ति, ये 9th में आपको अच्छे से मिल जाएगा। हालांकि 10th में भी इसका पार्ट दिया गया है, ये वाला अनुकूलन जैव उत्पत्ति, ये बायोलॉजी का पार्ट था। ये फिजिक्स है आपकी। फोर्स, मोशन एंड प्रेशर, बल, गति एवं दाब। 7 कार्य, ऊर्जा और मशीन, ये थोड़ा सा टॉपिक अलग अलग है, आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको यूट्यूब के माध्यम से या जो सीबीएसई की स्पेशल बुक्स आती हैं उनमें मशीन्स वाला चैप्टर दिया रहता है, तो आपको अलग से करना पड़ेगा ये वाला। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इस क्योंकि सिलेबस में दिया है तो ये करना चाहिए और क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं ये किया तो। ताप एवं ऊष्मा आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन अपर रूप, ये आपका कार्बन एलोट्रोप आपका ये 10th में मिल जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपका 9th में दिया है बहुत ही अच्छे से। हाइड्रोकार्बन आपका 10th में दिया है, कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में ही। 10 प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि, ये आपका 10th में बहुत ही प्रकाश आपका मिल जाएगा 10th में, ध्वनि आपका मिल जाएगा 9th में। 11 वस्तुएं कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत और विद्युत धारा, ये 9th और 10th आपको दोनों को करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन, देखिए ये भी आपका 9th 10th। 6ठी से लेकर 10वीं तक तो आपको साइंस अच्छे से करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक्टिविटीज जो रहती है ना चैप्टर के बीच में, उनको आप छोड़ना मत। एक्टिविटी काफ़ी सारे बच्चे उनको छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि ये बोरिंग है, एक्टिविटीज नहीं आती। एक्टिविटी करती क्या है कि जो आगे आने वाला कंसेप्ट है बुक में, उसको एक्टिविटी के माध्यम से वो लोग समझा देते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से समझाते हैं। तो क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्रियाकलाप को पढ़ना। ये आपकी तैयारी की रणनीति की बहुत ही एक तरीके में देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। आपको हमेशा इसको ध्यान में केंद्रित करते हुए चलना चाहिए कि क्रियाकलाप को हम छोड़ेंगे नहीं। और पाठ जब हो जाता है, अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, चैप्टर के बीच में प्रश्न दिए रहते हैं, उनको भी आप किया करें। चाहे आप एक गाइड अपने पास रखें, उसमें से आप आंसर्स देखते रहें, लेकिन आप करें ज़रूर। एनसीईआरटी तो आपका बेसिक है, आपका आधार मजबूत कर रहा है। इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो डिटेल्ड वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी अच्छे से मैंने बताई है। और मॉक टेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भाई हमने कर दिया है। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं, जब नोटिफिकेशन जब भी आएगा, जब भी एग्ज़ाम होंगे, आपकी तैयारी वहाँ पर कंटेंट हमने देना चालू कर दिया। बहुत ही उच्च स्तर का कंटेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ है हमारी। और जो कंटेंट हम देने जा रहे हैं, जो हम आपको रणनीति शेयर करते हैं कैसे पढ़ना है, वो हम वहाँ पे ग्रुप्स में टेलीग्राम चैनल पे जो बताते हैं, वो बहुत ही यूनिक होती हैं। बहुत ही अलग तरीके के कंटेंट हम आपको देते हैं। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला। ये आपकी राय है, फिर आप लेना चाहें ना लेना चाहें। पर्यावरण, पैडागॉजिकल इशूज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर विज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी जो अप्रोच होती है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की जो अप्रोच होती है, उसे कैसे डेवलप करें, ये आपका आ जाएगा। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना, ये इम्पोर्टेंट होता है। विज्ञान कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे अवगत कराना। और विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का, जो साइंस की कुछ स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप करना। अवलोकन है ऑब्जर्वेशन, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट एंड खोज, डिस्कवरी। और विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना। प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पे शैक्षणिक सामग्री आ गया, तो ये आपका टीएलएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसके संबंध में भी पढ़ना पड़ेगा। मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, जो आपके असेसमेंट होते हैं, एवोल्यूशन होता है आजकल, सीसी आपने सुना होगा,
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंशन एवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, उसको आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। असेसमेंट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। निदानात्मक परीक्षण जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, निदान मतलब पहले समस्या का पता लगाया जाता है, फिर उसका निवारण किया जाता है उपचारात्मक विधि के द्वारा, रिमेडियल के द्वारा। तो पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास, ये भी आपका एक अच्छा टॉपिक होता है भाई। पुनः शिक्षण, शिक्षक शिक्षिकाएं जो बन रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है इसको पढ़ना। तो ये बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। अब ये आप करेंगे कहाँ से पैडागोजी, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब यदि पैडागोजी की हम बात करें तो पैडागोजी का कंटेंट आपको इतना ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं। ये आप इस देखिए, एक बार आप बेसिक कर लेंगे, उसके बाद आपको इसकी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा सीडीपी में आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी 15 नंबर पे गौर नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मी भाई, आपको ये 15 नंबर को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप 45 नंबर को या अन्य विषयों को आप दे रहे हो। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि एक एक नंबर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। इसी वजह से आप जो पेडागोजिकल इशूज़ के जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप उनको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करें। कंटेंट के बारे में सारी जानकारी आपको मैंने पिछले सेशंस में दे दी हैं, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। और भी आगे चल के हम और भी यूनिक सेशंस लेके आने वाले हैं कि और कैसे तैयारी करना है और डीप में कैसे जाना है। सारी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, हम विश्लेषण के माध्यम से देखेंगे। और लगभग काफ़ी आप में से ही बहुत सारे विद्यार्थी गण टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन हो चुके हैं और उनको कंटेंट भी मिल रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें यूनिक जो बातें होती हैं, तरीके होते हैं, वो आपको वहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। आपका अभी तैयारी करना आपको कभी नुकसान नहीं करेगा भाई। एग्ज़ाम्स हो सकता है कि अभी आपके ना हो सकता है अभी नोटिफिकेशन आया थोड़ा सा देरी से आए, लेकिन जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा आपको सहायता करने वाला है। क्योंकि आप तैयारी, मान लीजिए आप विज्ञान विषय को आप पढ़ लेते हैं, 60 अंक की तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है, सीडीपी आप पढ़ लेते हैं, आप 2 भाषाएं पढ़ लेते हैं, क्या आपका ये जो क्या आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो व्यर्थ हो जाएगा आगे चल के? नहीं, वो बहुत ही काम आने वाला है। वो आपको किसी न किसी क्षेत्र में, आप और भी एग्जाम्स देंगे शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा जगत के, टीचिंग फील्ड में बहुत अलग अलग राज्यों में पेपर होते रहते हैं। यदि आप विज्ञान विषय से बिलोंग करते हैं तो विज्ञान तो आपको बहुत ही डीप में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल कर आपको विज्ञान ही तो पढ़ाना है। तो क्यों हम अभी विज्ञान को डीप में पढ़ने से डरें? बस ये करिए, पहले आप बेस मजबूत करिए, अपना एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी के बाद सबसे अच्छी रणनीति ये होती है प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आपको करने पड़ेंगे, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। और जैसे आप तैयारी करते जा रहे हो उसके साथ भी आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने विज्ञान के कोई 2 या 3 चैप्टर पढ़ लिए, आप प्रैक्टिस करें, आप क्विजेस लगाएं, आप मॉक्स वगैरह लगाएं। ऐसा नहीं कि एक बार आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट ही हो जाएगा तब आप करेंगे। नहीं, आप ना चैप्टर होते जा रहा है, आप मॉक लगाते जाओ, आप प्रैक्टिस करते जाओ। मतलब प्रैक्टिस आपकी ना साथ में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पूरा सिलेबस हमारा हो जाए वर्ग 2 का, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस का सोचेंगे, ये गलत रणनीति होती है। बस साथ में आप चलने दो, प्रैक्टिस भी आप बिल्कुल उसके पैरेलल में चलने दो। ऐसा नहीं कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समय समय पर बता दी हैं, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही शानदार लेवल हमने इसका रखा हुआ है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत ही अच्छा करेंगे वो आगे चल के, क्योंकि वो अभी से बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और ये टेलीग्राम के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दी थी। तो विज्ञान पाठ्यक्रम हमने देखा, आपको बहुत ही डीप में करना पड़ेगा। डीप में आप तब एक बात और बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि भैया हम मॉक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो हम क्यों लगाएं? देखिए, एक तरीके में मैं आपको बताऊं तो आपको ना अभी फेल होना है, आप ये मान के चलिए। अभी आपको असफल होना है बार बार। आप मान लीजिए आपने 15 मॉक लगाए हैं, शॉर्ट मॉक बता रहा हूँ मैं, 10-10 क्वेश्चन वाले या 15-15 क्वेश्चन वाले। आपने 15 मॉक या 20 मॉक लगाए हैं, आपने उनमें मान लीजिए 20 गलतियां करी हैं। तो जो 20 गलतियों को यदि आपने सुधार लिया ना,
तो आपके 20 टॉपिक या 20 चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो गई हैं। आप आगे चल के गलतियाँ नहीं करोगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि इस पॉइंट पे मैंने तब गलती करी थी। आपको ये याद रहेगा कि मैंने यहाँ गलती करी थी, मैं यहाँ पे गलती करता हूँ अथवा गलती करती हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा। इसीलिए ना आप इन चीज़ों से डरो मत, आप प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी मत डरो। साइंस जब आपका एक बार ये जो साइंस है ना, जब आपका एक बार पूरा हो जाए, अच्छे से आपका पूरा हो जाए, उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ें तो आप हाइलाइटर लेके बैठिएगा। हाइलाइट जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है हाईलाइट करिएगा। कोई सा तथ्य यानी फैक्ट आपको नज़र आ रहा है, जैसे कैलोरी वैल्यूज़ होती हैं, आपकी कैलोरी मान होते हैं, उनको याद करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, अपवर्तनांक जो आपके होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हीरा का आपका शायद 2.42 या जो भी आप ध्यान वो होता है, वाटर का, एयर का, ये अलग अलग चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। फार्मूलास आपको, मिरर फार्मूला, आपको लेंस फार्मूला, ये याद रखना पड़ेगा। और फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशनशिप होता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, ठीक है, ओम्स लॉ का फार्मूला, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी, लेकिन आपको इनको हाईलाइट भी करके चलना है कि हाँ यहाँ से ही क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये तरीका भी आप अपनाइएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको अभी से अपना के चलने पड़ेंगे। कुछ 2-3 बातें और आपको बता देता हूँ जो शायद आगे चल के आपको हेल्प करेंगी। आप लोगों को ना मतलब थोड़ा सा अलग हट के तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले का समय अलग था और आज का समय अलग है। पहले कंपटीशन कम था, अब थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है और आगे चल के बढ़ भी रहा है। और गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस आपको यहाँ से मेरे माध्यम से या और भी बहुत सारे लोगों से गाइडेंस मिल रहा है। आपको जहाँ से अच्छी बातें सीखने को मिलें आप उनको नोट कर लीजिएगा, उन्हें आप अपनाइएगा। क्योंकि आप जैसे जो भी बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ही सटीक तरीके में हैं, वो मतलब अपनाई हुई हैं, उनसे सफलता मिली है और मिलेगी आगे चल के। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मतलब प्रैक्टिकल बातें आपको मैं बता रहा हूँ, जिन पर प्रैक्टिकल कर लिया गया है, जो प्रूव हो चुकी हैं, तो वो आपको भी हेल्प करेंगी। भाई आपको मान लीजिए भोपाल जाना है, आपको जबलपुर से भोपाल जाना है। यदि कोई व्यक्ति जबलपुर से भोपाल आया, उसको रास्ता पता है, यदि वो आपको रास्ता बता रहा है कि आप इस ऐसे ऐसे रास्ते से जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आपको ऐसे मुड़ना है, थोड़ा बहुत मोड़ आएंगे, आप पहुँच जाएंगे, दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एक व्यक्ति आपको बताता है, वो कभी भी जीवन में वहाँ पे या भोपाल नहीं गया, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, या आप कोई दूसरा सिटी भी ले सकते हैं, कभी भोपाल नहीं आया या उसे कोई जानकारी भी नहीं है, तो वो आपको बताएगा, तो आप उस पर यदि विश्वास कर भी लेंगे तो संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि वो जानकारी गलत हो, क्योंकि अभी उसको जानकारी उसकी नहीं है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक गाइडेंस भी कहाँ से लेना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कौन आपको सही जानकारियाँ देता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, आप खुद आगे चल के आप वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद स्वतः ही पता लग जाएगा कि हमें कहाँ से गलत जानकारियाँ मिल रही हैं और कहाँ से हमें सही जानकारियाँ मिल रही हैं। मेरा काम आपको शॉर्टकट नहीं बताना। लंबा रास्ता है, लेकिन वो लंबा रास्ता बिल्कुल सही लक्ष्य की ओर जाता है, आपको वहाँ पहुँचा देगा। शॉर्टकट में हो सकता है कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं आए, बहुत बड़ी दीवार वहाँ पे सामने आ जाए और आप उसको लांघ ना पाएँ, या बहुत ही बड़ी दीवार हो, उसके पार जा पाना संभव ना हो। लेकिन यदि हमें रास्ता पता है, सही रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा, हम दीवार के वहाँ से घूम कर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने विवेक के अनुसार अपनानी पड़ेंगी। एक दो बातें और, भटकाव ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, तो आपको ध्यानपूर्वक संभल के चलना पड़ेगा। मेरे सेशंस थोड़ा लेंदी होते हैं, क्योंकि चीज़ों को साइकोलॉजिकल वे में बताना रहता है, गहराई में जाके बताना रहता है, उनके कारण आपको देना पड़ता है कि आखिरकार ऐसा क्यों आपको करना है। इस वजह से मैं आप थोड़ा सा डीप में बताता हूँ। बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो मेरी वीडियो को पूरा देखते होंगे, हालांकि फिर भी मुझे यकीन है कि हज़ारों विद्यार्थी ऐसे हैं, आगे लाखों में संख्या होगी, जो मुझे पूरा डीप में सुनते हैं। उन्हें पता है कि कब ना जाने कौन से पॉइंट पे ये कोई इंपॉर्टेंट बात बोल लें। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यानपूर्वक रखिएगा, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत मेहनत करनी है।
एग्ज़ाम जब भी आपका हो, मैं तो कहता हूँ कि लेट भी हो, यदि आपने बीएड और डीएलएड कर रखा है, भाई आज 35 वर्ष वाले, आज 40 वर्ष वाले शिक्षा के क्षेत्र में यदि वो उन्होंने बीएड डीएलएड कर रखा है, वो एग्ज़ाम देते रहते हैं, उन्हें पता है कि वैकेंसीज आती रहती हैं। तो आप डिसअपॉइंट ना हो कि कब नोटिफिकेशन आने वाला है, कब ये आने वाला है। आपको टेंशन केवल एक चीज़ की लेनी है कि कैसे करके मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे मुझे पूरा कंटेंट रेडी करना है, अपनी तरफ से मैं बिल्कुल कंप्लीट रहूं। नोटिफिकेशन तो आएगा, कभी ना कभी आ ही जाएगा, लेकिन आपको सबसे बड़ी टेंशन यही होना चाहिए कि मुझे कंटेंट कितने जल्दी पूरा तैयार कर लेना है, कैसे करना है, कौन सी अप्रोच अपनानी है, कहाँ से गाइडेंस लेना है। इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, बातों की गहराई समझ में आ रही होगी। भटकना नहीं है, सही तरीके में तैयारी करना है। डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होगा, बस मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन आज नहीं हुआ, कल होगा, लेकिन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।